तो भाई लोग क्या हाल है। आज एक ऐसी स्टोरी है ना जो दिमाग हिला के रख देगी। इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे रेडिकल बंदा कौन था? गांधी था? नेहरू था? अंबेडकर था? नहीं। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने बोला भगवान को बनाने वाला बेवकूफ है। एक अमीर बिजनेसमैन जो कांग्रेस का स्टार था, लेकिन फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल पड़ा एक ऐसी लड़ाई पर जो हजारों साल पुरानी थी। एक आदमी जिसने जाति, कास्ट को चैलेंज किया, मेल डोमिनेंसी को चैलेंज किया और पूरे साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स का नक्शा बदल के रख दिया। उनका नाम था ईवी रामसामी, लेकिन दुनिया उन्हें जानती है परियर के नाम से, द रिस्पेक्टेड वन। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बिकॉज दिस वन इज गोइंग टू बी अ वाइल्ड राइड। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के नए एपिसोड में। आज हम सिर्फ एक रिस्पेक्टेड सोशल रेवोल्यूशनरी की बात करेंगे। ये पेरियर थे कौन? 1879 में इरोडे, तमिलनाडु में पैदा हुए। फैमिली अच्छी खासी रिच बिजनेसमैन फैमिली और ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली थी। पापा उनके बड़े भक्त थे, लेकिन बचपन से ही अपने परियर भाई का दिमाग कुछ अजीब से ही था। सवाल पूछते थे, लॉजिक मांगते थे, और घर पे जब पंडित आते थे कथाएं सुनाने के लिए, और ये लड़का उनकी कहानियों में झोल पकड़ता था। उनको लगता था कि रिलीजन यानी कि जो धर्म है, मासूम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक मास्क सा बनाया हुआ। लेकिन अचानक एक थेसिस्ट, एक भगवान को मानने वाला, इतना बड़ा रिबेल बन कैसे गया? स्टोरी शुरू होती है काशी से। काशी एक जगह है, ठीक है। साल था 1904। पेरियार एक सच्चे भक्त की तरह काशी की तीर्थ यात्रा पर निकले। सोचा था मोक्ष मिलेगा, शांति मिलेगी। मिला क्या? धोखा और ह्यूमिलिएशन। वहां उन्होंने देखा कि धर्म के नाम पर धंधा चल रहा है, गंगा में लाशें तैर रही हैं और भिखारियों की भीड़ है। पर असली झटका तो तब लगा जब उन्हें भूख लगी। एक धर्मशाला में खाना खाने के लिए गए तो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे। उनकी मूंछों ने उनका भांडा फोड़ दिया। सोचो, इतनी भूख थी कि सड़क पर फेंके हुए पत्तों से, जो पत्तलें थी, मतलब प्लेट्स जो होती हैं, पत्तों की बनी होती है वो, ठीक है ना, उनसे कुत्तों के साथ खाना उठाकर खाना पड़ा उन्हें, सिर्फ पेट भरने के लिए। और आत्मा को सबसे बड़ी ठेस तब पहुंची जब उन्होंने देखा कि जिस धर्मशाला ने उन्हें एक रोटी भी नहीं दी, वो एक साउथ इंडिया के ही नॉन ब्राह्मण सेठ ने बनवाई थी। बस उसी दिन पेरियर को भगवान पे से विश्वास उठ गया। उन्हें समझ आ गया कि ये सिस्टम इतना जहरीला है कि हमारे ही पैसों से हमारी ही बेइज्जती करवाता है। That day a theist died and an atheist revolutionary was born. इसके बाद पेरियर ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। 1919 में अपने दोस्त राजा जी के कहने पर कांग्रेस में आ गए। और भाई डेडिकेशन देखो बंदे का। अपनी 29 पब्लिक पोजीशन, इरोडे का चेयरमैन का पोस्ट, सब कुछ छोड़ दिया। गांधी जी के फैन बन गए। शराबबंदी के लिए इतने पैशनेट थे कि अपने 500 नारियल के पेड़ कटवा दिए जिनसे ताड़ी बनती थी। और ये अब की बात नहीं है, ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पे इंडिया आजाद भी नहीं हुआ था। 500 नारियल के पेड़, समझ रहे हो? 1924 में उनकी असली हिम्मत दुनिया ने देखी। केरला के वायोक्कम में एक मंदिर था जिसके आसपास सड़कों पर लोअर कास्ट का चलना मना था। जब वहां प्रोटेस्ट कर रहे कांग्रेस के लीडर अरेस्ट हो गए तो पेरियर को बुलाया गया। वो गए, आग उगलने वाले स्पीच दिए और 2 बार जेल भी गए। उनकी वाइफ नागामाई और बहन भी प्रोटेस्ट में कूद गए। वहां उन्हें टाइटल मिला वायोक्कम वीररार, यानी वायोक्कम का हीरो। लेकिन कांग्रेस के अंदर उनका दम घुट रहा था। वो सालों तक नॉन ब्राह्मण्स के लिए रिजर्वेशन की मांग करते रहे, पर हर बार उनकी बात को ब्राह्मण डोमिनेटेड लीडरशिप ने काट दिया। फाइनली 1925 में
कांचीपुरम कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस को लात मारी और हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्हें क्लियर हो गया था कि असली आजादी अंग्रेजों से पहले ये जातिवाद वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे चाहिए हमें। कांग्रेस से निकलने के बाद पेरियर ने बनाया अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सुया मरिया थाई। इनका फंडा सिंपल था, असली आजादी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं, दिमागी गुलामी से आजादी है। जब तक इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं समझेगा वो आजाद नहीं हो सकता। इसके 3 पिलर थे, रैशनलिज्म, एथिज्म और सेल्फ रिस्पेक्ट। रैशनलिज्म यानी पागु था रिवु, हर चीज पर सवाल करो, लॉजिक लगाओ, अगर कोई चीज लॉजिक पर खरी ना उतरे तो रिजेक्ट कर दो। और इसी रैशनलिज्म से निकला उनका एथिज्म। उनका फेमस कोट तो आपने सुना ही होगा। वो कहते थे कि भगवान को इसलिए माना जाता है ताकि कास्ट सिस्टम को डिवाइन सैंक्शन मिल सके। गॉड को हटाओ और तो पंडितों की पावर भी खत्म हो जाती है। और भाई उनका फेमिनिज्म तो अलग ही लेवल का था। 1920s में वो बातें कर रहे थे जो आज भी रेडिकल लगती हैं। उन्होंने कहा कि वुमेन्स को इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स दो, एजुकेशन दो, जॉब दो और डिवोर्स का हक दो। उन्होंने चेसिटी और वर्जिनिटी यानी कि कारुप्पू के कॉन्सेप्ट पर भी अटैक किया। बोले ये सिर्फ औरतों के लिए क्यों है, या तो दोनों के लिए हो या किसी के लिए भी ना हो। और सबसे रेवोल्यूशनरी, उन्होंने बर्थ कंट्रोल को सपोर्ट किया। इसलिए नहीं कि देश की पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, बल्कि इसलिए ताकि औरतों के बच्चे पैदा करने की गुलामी से आजादी मिल सके। उन्होंने यह तक कह दिया कि अगर एक औरत को लगता है कि उसका यूट्रस उसकी आजादी में रुकावट है तो वो उसे निकलवाने का हक होना चाहिए उसके लिए। भाई 100 साल पहले ये सोच, भाई कंप्लीटली अनबिलीवेबल। आज भी इंडिया में ये सब नहीं होता। ठीक है, वो बंदे का माइंड मैं मानता हूं, बंदा सही में बहुत हाई लेवल का था, बहुत ज्यादा हाई लेवल का। 1944 में पेरियर ने जस्टिस पार्टी को ट्रांसफॉर्म करके बनाई द्राविदार काजागम डीके। इसका मकसद था द्राविड़ा नाडु, एक अलग देश साउथ इंडियन के लिए जो नॉर्थ इंडियन आर्यन डोमिनेशन से आजाद हो। और इसी टाइम शुरू हुआ एंटी हिंदू एजिटेशन। पेरियर के लिए हिंदी थोपना सिर्फ एक भाषा थोपना नहीं था, ये नॉर्थ इंडिया का कल्चरल अटैक था। उन्होंने इसके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया कि आज तक तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पर इसका असर है। पेरियर ने सिर्फ बोला नहीं, करके दिखलाया। उन्होंने रामायण को उल्टा करके पेश किया, जहां राम एक हमलावर थे और द्राविडियन किंग रावण एक हीरो था। उन्होंने गणेश की मूर्तियां तोड़ने और राम की फोटो जलाने के लिए आंदोलन किए। क्यों? ताकि लोगों के दिमाग से अंधविश्वास का भूत उतर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि यह आदमी तो हीरो था, बट वेट, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पेरियर वॉज एक्सट्रीमली कॉन्ट्रोवर्शियल। उन पर इल्जाम लगा कि वो ब्राह्मण से नफरत करते थे। उनकी स्पीचेस आग उगलने वाली होती थी। उनके सपोर्टर्स कहते थे कि वो ब्राह्मणिज्म के खिलाफ थे, ब्राह्मण से नहीं। और उनके सबसे बड़े पॉलिटिकल दुश्मन राजा जी एक ब्राह्मण थे और उनके पक्के दोस्त भी थे। तो मामला बहुत कॉम्प्लेक्स था। उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी कंट्रोवर्शियल रही। 70 साल की उम्र में उन्होंने 32 साल की मन्यामाई से शादी की और उन्हें अपना पॉलिटिकल सक्सेसर बनाया। इसके चलते उनके सबसे बड़े चेले CN अन्नादुराई ने पार्टी तोड़ दी और बनाई DMK। वही DMK जो आज तमिलनाडु की बहुत बड़ी पार्टी है। तो पेरियर की लेगेसी क्या है? पेरियर ने कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, कभी CM या PM भी नहीं बने, लेकिन पिछले 50 साल से तमिलनाडु में उनकी आइडियोलॉजी से निकली पार्टीज DMK और AIADMK राज कर रही हैं। तमिलनाडु का द्राविडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जहां सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक ग्रोथ साथ साथ चलती है, उन्हीं की देन है। देश का सबसे हाई रिजर्वेशन 69% वहां पर है।
वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट सबसे पहले वहां आए। एजुकेशन में, हेल्थ में स्टेट सबसे आगे है। ये सब उस एक आदमी की सोच का नतीजा है। तो पेरियार कौन थे? एक हीरो थे, एक विलन थे, एक सेपरेटिस्ट थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे, शायद वो ये सब मिला करते। वो एक आईना थे जो उन्होंने सोसाइटी के सामने रख दिया। उनकी बातें चुभती थी, उनके तरीके अजीब थे, लेकिन उन्होंने वो सवाल उठाए जो पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एटलीस्ट 1919 में तो किसी के पास नहीं थी। डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और इक्वालिटी के सवाल। और आज जब हम कास्ट, रिलीजन और जेंडर इनइक्वालिटी से लड़ रहे हैं तो पेरियर की आवाज, उनकी बेबाकी शायद पहले से भी ज्यादा रेलिवेंट है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेशन में बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ। पीस आउट।